हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको सीआरपीसी की सेक्शन 125, 126, 127, 128 के बारे में, जो बताती है मेंटेनेंस के बारे में, भत्ते के बारे में। यानी कि जब कोई पति अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दे, उसका भरण पोषण नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में उसे जो कोर्ट द्वारा भत्ता मिलता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आपने अगर इस वीडियो को देख लिया एक बार पूरा, तो मैं गारंटी दे रहा इस बात की कि आप कभी भी 125, 126, 127, 128 में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती। और साथ ही साथ मैं आपको प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, कोर्ट में के बारे में, और साथ साथ की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, कितना गुजारा भत्ता बनता है, और कि गुजारे भत्ते में परिवर्तन कैसे होता है, यानी कि कैसे बढ़ा दिया जाए, बढ़ता है गुजारा भत्ता और कैसे घटता है। आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा इस वीडियो में। आपको इस वीडियो को सिर्फ पूरा देखना, और मैं गारंटी दे रहा कि आपको कभी भी सेक्शन 125, 126, 127, 128 में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप एक एडवोकेट हो, तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो बस। सेक्शन 125 जो बताती है कि जब कोई अपने जो यानी कि जो जिसका कर्तव्य हो पति का या बच्चे का, यानी कि कोई अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को या अपने माता पिता को उनका भरण पोषण नहीं कर पाता, हालांकि उसके पास पर्याप्त साधन है, वो व्यक्ति नौकरी कर रहा, मेहनत मजदूरी कर रहा या बिजनेस कर रहा, उसके पास पर्याप्त साधन है, अच्छी इनकम वो कर रहा, लेकिन जान पूछ को अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं उठा रहा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करता हो, अगर वो बच्चा की जो माइनर हो, उसकी जो आयु 18 वर्ष से कम हो, या पत्नी, चाहे वो उसकी तलाक हुई या नहीं हुई, यानी कि तलाकशुदा पत्नी भी मेंटेनेंस ले सकती है अपने पति से। और अगर नहीं हुई और वो अपने घर पर हो, या वो कहीं किराए पर रह रही, कैसे भी रह रही, तो वो भी उसने उसके पति ने बिना किसी वजह के त्याग रखा, उसे घर छोड़ रखा, या जैसे कोई डिमांड करो, भाई दहेज ला, नहीं मेरा दहेज नहीं, अगर आपने इतना फला फला चीज मुझे कार नहीं दी, मोटरसाइकिल नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, उसे क्या करो, उसके घर छोड़ दे, उसका कुछ भी खर्चा नहीं उठाता, खाने का, पीने का, रहने का, किसी भी तरह का उसका कोई वो नहीं करता। एक पति की, एक लड़के की यह जिम्मेदारी, एक पिता की है जिम्मेदारी कि वह अपने बच्चे का भरण पोषण करेगा, एक पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा, और एक बच्चा जो लड़का अपने माता पिता का भरण पोषण करा, यह एक इसका क्या हो, विधिक जिम्मेदारी जो उसको प्रॉपर तरीके से पूरी करनी ही करनी है। अगर वो नहीं करता तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जो पारिवारिक न्यायालय हो, कुटुंब न्यायालय हो, उसमें आप वाद दायर कर सको मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए। और ये जो वाद डलेगा वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में डलेगा। और इसमें जो प्रोसीजर हो, आपको किसी ने नहीं बताया होगा कभी भी कि इसमें प्रोसीजर कौन सा लागू होगा, यानी कि सीआरपीसी का लागू प्रोसीजर होगा या सीपीसी का होगा। इसमें हमेशा सीपीसी का प्रोसीजर लागू हो। ये है क्रिमिनल, लेकिन इसकी जो प्रकृति वो क्या हो, वो सिविल की, और सिविल की तरह ही ये इसका मुकदमा डलो, ड्राफ्टिंग भी सिविल की तरह ही हो, और प्रोसीजर भी इसमें सिविल का ही लागू हो। ये सिर्फ आपको याद रखना अगर आप एडवोकेट है। इसमें जो प्रोसीजर हो वो क्या का हो, वो सिविल का हो। एक्स पार्टी हो जा तो सेक्शन 9 में दी जा एक्स पार्टी रिकॉल की एप्लीकेशन। और अगर आप कोई भी एप्लीकेशन दे रहे 151 जाब्ता दीवानी किसी भी तरह का, अगर उसकी सेक्शन या उसका कोई आदेश नहीं बना, तो इसमें जो प्रोसीजर लो होगा वो सीपीसी का लागू होगा। चलो खैर, मैं अब आपको बताता हूं सेक्शन 125। सेक्शन 125 ए का ए, पत्नी अपने पति से मानसिक भत्ता प्राप्त कर सकती है अगर वह कोई कार्य नहीं कर रही है और पत्नी के पास आय का कोई साधन नहीं है। अगर पत्नी के पास आय का कोई साधन नहीं है
सेक्शन 125(1) में यह बता रखा कि अगर पत्नी के पास आय का कोई साधन नहीं है तो वह अपने पति से क्या कर सको, मानसिक भत्ता प्राप्त कर सकती है। या माता पिता हो, अगर उनके पास कोई आय का साधन नहीं है तो वो भी मानसिक भत्ता अपने बच्चे से प्राप्त कर सकते हो। और अगर पत्नी को बच्चे, भाई एक को 2 लड़की 3 लड़के और उसके जो पति उसने 18 से त्याग दिया, तो वह जो बच्चे मतलब उनकी जो आयु 18 वर्ष से कम हो तो उन बच्चों का भी वह भत्ता प्राप्त कर सकती है। यानी कि जो उसका पति वो अपनी वाइफ के साथ साथ अपने बच्चों का भी भत्ता देगा। सेक्शन 125(a) का बी, बच्चों को भी मानसिक भत्ता देना होगा, चाहे वह जायज हो या नाजायज, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। यानी कि जहां वो जायज हो या नाजायज। 125(a) के बी में ये दे रखा, अगर बच्चा आपका जायज हो या नाजायज हो, यानी कि अगर आपको, जैसे आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे, ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको जो बच्चा पैदा होगा तो आपको माँ के देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि माँ का इसमें नहीं दे रखा। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन में माँ को भी देना पड़ जा, लिव इन रिलेशनशिप में भी। लेकिन अगर जो उनके बीच में जो बच्चा पैदा हुआ उसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, अगर उसकी आयु 18 वर्ष तो कम हो। अगर 18 वर्ष से ज्यादा तो क्या ऐसी स्थिति में नहीं देना पड़ेगा? नहीं, ऐसी स्थिति में देना पड़ेगा, लेकिन उसकी कंडीशन देखी जाएगी। कंडीशन मतलब अगर उसकी आयु भले 18 वर्ष से ज्यादा हो, लेकिन वो क्या हो, अनसोन माइंड, पागल हो, कोई जायज औलाद हो या नाजायज हो, अगर वो अनसोन माइंड हो, पागल हो, तो उसको भी भत्ता देना पड़ेगा। बहुत से हैंडीकैप हो जा, अपाहिज हो जा पैदा, इसका मतलब ये थोड़े कि जो पिता के अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगा। वो भले ही 18 वर्ष से ज्यादा हो गया, उसे पता कि इसके वो कमा नहीं सकता, मेंटलिटी वैसे उसकी खराब हो या वो अपाहिज हो, तो ऐसी स्थिति में अगर 18 वर्ष से ऊपर है कोई लड़का या कोई बच्चा, तो ऐसी स्थिति में भी उसका जो पिता उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सेक्शन 125(1) में बताया गया है कि उन बच्चों को भी मानसिक भत्ता देना होगा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, लेकिन पागल है या चोट लगने से काम करने से असमर्थ हो गए या अपाहिज है। सेक्शन 125(1)(d), अपने माता पिता को भी भरण पोषण भत्ता देना होगा। ठीक हो, यानी कि अपने माता पिता को भरण पोषण देना होगा अगर वह उनका कोई आय का साधन नहीं है। और इसमें एक नोट, आप नोट लिख लो, 60 दिन के अंदर अंतरिम भरण पोषण भत्ता बनता है। यानी कि अगर आपने कोई किसी पत्नी ने अपने पति के खिलाफ अपर परिवार न्यायाधीश महोदय या परिवार न्यायाधीश महोदय में सूट फाइल कर दिया, ठीक हो, इसमें 2 तरह के भत्ते बनते हो। एक एंट्रीम, एंट्रीम का मतलब ये हो कि जो एक्चुअल जो भत्ता बनेगा प्रॉपर तरीके से, वो तो आपका गवाही के बाद जैसे ही आपकी फाइल डिसाइड होगी, दोनों पक्ष की गवाही होगी, और जैसे आपने अगर किसी महिला ने पुख्ते सबूत दे रखे कि उसका पति गवर्नमेंट जॉब कर रहा और गवर्नमेंट जॉब में उसकी जो सैलरी 25,000 हो, तो उसे उसका हाफ मिलेगा, सारा खर्चे खुर्चे उसके काट को 12,500, 10,000, 9,000 जो भी है। अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा और उसकी पत्नी ने उसका कोई ऐसा सबूत दाखिल कर दिया, इसकी सैलरी जो मिल रही कंपनी से लेगा प्राइवेट तो, कि भाई फला फला इतनी नौकरी कर रहा है, इसे 50,000 मिल रही, तो मुझे 25 की हकदार होगी, पता नहीं। हाँ, अगर भाई जो मेहनत मजदूरी कर रहा, मेहनत मजदूरी में के क्या हो, मेहनत मजदूरी कर रहा है, ऐसी स्थिति में कि पत्नी को सिर्फ अगर अपना भत्ता ज्यादा बढ़ाना तो उसकी आय का कुछ ना कुछ कोर्ट को प्रूफ देना पड़ेगा। अगर कोर्ट को वह पत्नी कुछ प्रूफ नहीं दे रही तो ऐसी स्थिति में 2-3 हजार रुपए या 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब पे आपने पक्का प्रूफ दे दिया, आपका भत्ता ज्यादा बनेगा। और प्राइवेट में जब भी आपने प्रूफ दे दिया, सैलरी स्लिप दे दिया, कुछ भी दे दिया, तब भी भत्ता ज्यादा बनेगा। और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि मजदूरी कर रहा है, कहीं भी कर रहा, कुछ भी कर रहा है, ये सिर्फ कोर्ट को आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि फला फला की इनकम, उसके पति की इनकम इतनी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका भत्ता क्या होगा, अच्छा बनेगा। नहीं तो 2-3 हजार रुपए, 4-5 हजार नॉर्मल इतना ही बनता है अगर आप कोई प्रूफ नहीं दे रहे। लेकिन उसके साथ उसके लिए भी आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि आप कोई भी काम करने में असमर्थ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम भी कर रहे, कोई लड़की नौकरी भी कर रही और साथ ही साथ भत्ता पा रही। हाँ, पा सकते हैं ऐसी कंडीशन में कि अगर उसके हस्बैंड की इनकम 1 लाख रुपए हो, पत्नी की 50,000 हो, ऐसी कंडीशन में पा सको। लेकिन फिर भी बहुत कम बंद हो, मजिस्ट्रेट जज
ऐसी स्थिति में भत्ता बहुत कम, क्योंकि उसकी आय का इनकम तो हो ही, लेकिन फिर भी और ठीक है। और सेक्शन 125A, बच्चों की आयु इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में जो बताई गई है वही मानी जाएगी। यानी कि अगर जो 18 जो बच्चे की जो आयु, उसका जो कैसे अनुमान लगाया जाएगा, उसका जो अनुमान लगाया जाएगा इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में जो बताई गई वही मानी जाएगी। ठीक है, सेक्शन 125A में बताया गया। सेक्शन 125B, तलाकशुदा पत्नी को भी सीआरपीसी के अनुसार पत्नी मानी जाएगी जब तक वह दूसरी शादी ना कर ले। यानी कि सीआरपीसी के अंदर यह प्रावधान दिया गया कि जो तलाकशुदा पत्नी, उसे भी पत्नी मानी जाएगी जब तक कि वह दूसरी शादी ना कर ले। यानी कि उसे भी मानसिक भत्ता मिलेगा जब तक वो दूसरी शादी ना कर ले, तलाकशुदा पत्नी को भी, सीआरपीसी के अंदर। ठीक है जी। सेक्शन 125(2), भत्ता या अंतरिम भरण पोषण कौन सी तारीख से देना बंधना चाहिए, या जब से मुकदमा दाखिल किया या आदेश की तारीख से। भाई ये जो डिपेंड करो, ये करो जज के ऊपर, जज के ऊपर कि भत्ता कब से देना स्टार्ट करेगा पत्नी को। यानी कि कोर्ट का जो जज होगा ये बताएगा कि आपने या तो जिस दिन से आपने वाद दाखिल किया था कोर्ट में, या तो आपका भत्ता जब से बंधे जाएगा, या जिस दिन आदेश हुआ या तब से बंधेगा। लेकिन अगर सोचा समझा जजिस है, वो तो क्या करता हो, जैसे मैं जिस तहसील लुड़की जिला हरिद्वार से बिलोंग्स करता हूँ, यहाँ पर जो इस टाइम अपर परिवार न्यायाधीश महोदय हैं वो इमरान है, मोहम्मद इमरान, बहुत ही अच्छे जज है फैमिली कोर्ट के। उनका ये कहना है कि हमेशा वो भत्ता कैसे बांधते हैं कि जब से वो सूट फाइल किया तब से ही वो भत्ता बांधते हैं पति के ऊपर। बहुत अच्छा वो हो भाई, जब से सूट फाइल किया जब से ही बांध दो, अधिकतर केसों में 95% केसों में। एंट्रीम भरण पोषण वो होता है, यानी कि फाइल डिसाइड होने के बाद तो प्रॉपर तरीके से बन जा भत्ता कि भाई 5,000 6,000, लेकिन एंट्रीम भरण पोषण को 60 दिन के अंदर, यानी कि 60 दिन के अंदर अंतरिम भरण पोषण बन जा, 90 भी हो जा या 120 भी हो जा, वो सिचुएशन देखी जा भाई। तब तक तो मजिस्ट्रेट, अगर कोर्ट में हमने सूट फाइल कर दिया तो कोर्ट ने समन कर दिया, ठीक हो, महिला के पति को। अब महिला के पति को नहीं प्राप्त हुआ, यहाँ है ही नहीं, अगर प्राप्त हो गया तो जल्दी बन जा, अगर वो कोर्ट में नहीं आता तो एक्स पार्टी हो जा, यानी कि एक तरफा कार्रवाई हो जा। और एक तरफा कार्रवाई होने के बाद एक्स पार्टी हो को मजिस्ट्रेट महिला की बात को ही मान को उसके खिलाफ, अगर पर्याप्त सबूत है उसके पति के खिलाफ, भत्ता बांध दे, ये कोर्ट को राइट हो। और अगर पति आपको अपना कुछ प्रूफ दे दे कि मेरी इनकम इतनी नहीं है, इतनी जितनी आप बता रही इतनी नहीं है, तो कम बन जा भत्ता, वो तो सिचुएशन देखी जा। हाँ, लेकिन अंतिम भरण पोषण यानी कि हो ये लॉन्ग टर्म, अंतिम का जो हो लॉन्ग टर्म भत्ता नहीं होता है, ये तो शॉर्ट टर्म हो, जब तक कि आपकी फाइल डिसाइड नहीं हो रही। भाई फाइल डिसाइड होने में 1 साल लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, 4 लग जाए, लेकिन इतना कोर्ट क्या करो भाई, लड़की पैसा कहाँ से लागी, मुकदमा लड़ने के लिए भी चाहिए रहा पैसा, कोर्ट मारने जाने के लिए भी चाहिए रहा, तो इसलिए कोर्ट क्या करती है, एंट्रीम भरण पोषण मान दे 60 दिन में, 70 दिन, 90 दिन में, जैसा भी सिचुएशन देखी जा। अब भाई अगर नोटिस पहले ही समन प्राप्त हो गया पहली तारीख को और फिर भी नहीं आ रहा, 2-4 तारीख इंतजार करोगा मजिस्ट्रेट, उसके बाद एक्स पार्टी कर देगा। और अगर आ जा फिर भी बांध दे एंट्रीम, तो बंध ही जा, 1 साल के अंदर अंदर एंट्रीम भरण पोषण भत्ता बंध जा महिला का। उसके बाद फिर जब फाइल डिसाइड हो जा, गवाही होने के बाद फिर तो रेगुलर हो जाओ। 125(3) जो 3 में बताया गया, अगर वह व्यक्ति भत्ता नहीं देता तो कोई, अगर वह व्यक्ति उसके खिलाफ, यानी कि क्या हो गया, भरण पोषण बन गया था, एंट्री में बंध गया 5,000 रुपए, और वो जान पूछ को दे नहीं रहा, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, उसके खिलाफ रिकवरी वारंट कर देगा। और अगर वो रिकवरी वारंट वो आ जा, वो भत्ता फिर भी नहीं देता, तो उसको जेल भी भेज सको, मजिस्ट्रेट को पूरा राइट हो। अगर वो भत्ता नहीं देता 125(3) में, तो क्या करेगा, उसको जेल भेज देगा। ऐसी स्थिति में एक एडवोकेट को याद रखने वाली चीज, जो भत्ता जो हो ना, यानी कि जो 125(3) की जो एप्लीकेशन हो, 1 वर्ष में हर वर्ष एक एप्लीकेशन दी जा, यानी कि पीछे का भी जोड़ा जा,
जैसे 1 साल के इसके बैठे थे 1 लाख रुपए पिछले के उनने वेन दिए, तो आपको अगले वर्ष जो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी 1 वर्ष पीछे की, 1 साल पीछे की देनी पड़ेगी। अजी फला फला ने दिया नहीं, यानी कि हर वर्ष में 125(3) में एक एप्लीकेशन दी जा, कोर्ट में जो देनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देते तो उसका आपको नुकसान होगा। नोट, अगर वह व्यक्ति कोर्ट में कहे कि वह अपनी पत्नी को साथ रखेगा, बहुत से व्यक्ति कह दे कि वह अपनी पत्नी को साथ रखेगा, तंग वो परेशान नहीं करने का, और इसका क्या करोगा, गुजारा भत्ता भी देता रहोगा। तो कोर्ट अगर पत्नी जाना चाहती हो या वो करना चाहती हो, हाँ जी मैं सब देख लूँ, व्रत को देख लो, कोई बात नहीं, रह सकते हो, ऐसा नहीं है कि रह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर पत्नी का हो कि भाई मुझे जान माल का खतरा, मैं इसके पास नहीं रहना चाहता, अपने घर रहना चाहूँ, अपने माता पिता के पास, तो ऐसी स्थिति में वो अपने घर भी रह सको, नहीं रहने के उसके पास, मुझे गुजारा भत्ता चाहिए, ये ठीक है। 125(4) में बताया, यदि कोई पत्नी पराय मर्द के साथ संबंध रखती है, ठीक हो, अगर कोई पत्नी पराय मर्द के साथ संबंध रख रही है या संबंध, ठीक हो, रिलेशनशिप में है, ऐसी स्थिति में अगर उसका पति उसको क्या कर दे, देख ले, उसका कोई सबूत कोर्ट में दाखिल कर दे, तो उसका जो गुजारा भत्ता वो मिलना बंद हो जाएगा, उसे वो गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन क्या करना, पति को पुख्ता सबूत देने होंगे, कोई फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी या कुछ भी देना पड़ेगा। बहुत सी महिलाएं ऐसी शादी कर ले, यानी कि पत्ता प्राप्त कर नहीं बताती, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर उसका जो पति कोर्ट में साबित कर दे कि इसकी दूसरी शादी होगी, तो उसका गुजारा भत्ता बंद हो जाएगा। इसका एक लैंडमार्क जो वो आया था, सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, तो वो था अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम 1985। इस केस में सिर्फ ये बताया गया था कि पहले जो मुस्लिम, ये सीआरपीसी की जो 125 सेक्शन थी, इसमें मुसलमानों को इंक्लूड नहीं किया गया था, यानी कि इसमें मुसलमानों को कोई भत्ता नहीं मिला था किसी तरह का। फिर ये साहबानों को इसने अहमद हसन ने तलाक दे दिया। तलाक मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया कि जी मुझे भत्ता चाह रहा। उसके बाद खैर 125 में इसमें बाद में एक ऐतिहासिक लैंडमार्क केस हुए, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में। तो उसके बाद इसमें है जो 125 सेक्शन है सभी रिलीजन्स के ऊपर, बस मैं ये बता रहा कि ये 125 जो सेक्शन हो सभी रिलीजन्स, किसी भी धर्म का हो, सबको लागू होगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो पत्नी, बच्चे, माता पिता किसी भी धर्म से संबंधित हो, वह भत्ता पाने के हकदार होंगे। इसमें सिर्फ ये दे रखा। और इसके बाद ही क्या हुआ था कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1885 बना था, 86 बना था इस साहबानो केस के परी। सबसे पहले यह था कि जो मुस्लिम महिला थी वो सिर्फ इद्दत के टाइम ही भत्ता पाने की प्राप्त वो थी, लायबल थी। लेकिन इस केस के बाद जो मुस्लिम महिला ने उसको फिर भी जितना भी मतलब उसको समय 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने वो भत्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी थी इस केस के बाद। भाई सेक्शन 125 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 126 जो बताती है प्रक्रिया, इसकी क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में सेक्शन 126 बताती है, यानी कि केस कहाँ फाइल होगा, कि एक लड़की या एक पत्नी अपने पति के खिलाफ केस कहाँ कहाँ फाइल कर सको। तो जहां पर लड़की की उसकी शादी हुई, उसके ससुराल वालों का जहाँ बैठ रहा, वहां का जो कोर्ट, उसका कोर्ट का अधिकार हो, वहां भी डाल सको, या जहां का उसका मायका, वहां भी क्या कर दो, सूट फाइल कर सको, ठीक हो। या अगर वो क्या हो, लिव इन रिलेशनशिप में, ठीक हो, या लड़का लड़की जहां भी आखिरी बार रहे हो, ठीक हो, भाई किराए पे रहे होंगे, ऐसे तो रहने के लिए कोई किराएदारी नहीं होनी, किराएदारी दिखा को वहां भी सूट फाइल कर सकती हो उस कोर्ट के जहां भी उसका क्षेत्र अधिकार होगा। और जो गवाही होगी, जितनी भी जो गवाही होगी वो जज के सामने ही होगी। ऐसा नहीं है कि अपना भाई जज साहब अंदर कैबिन में बैठे हैं गवाही चल रही, ऐसा नहीं है। जज के सामने गवाही होगी लड़की की, उसके जो परिवारजन हो, भाई तो प्रूफ करना पड़ेगा कि फला फला शादी हुई थी,
या नहीं भी हुई या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, ये उसके बाद कि इसकी इनकम कितनी, क्या इसके घर बार, कितनी इसकी प्रॉपर्टी, ठीक हो, महीने में कितना कमा रहा, क्या हिसाब, सब चीज, ठीक है। 126(3) पत्नी के वाद को दायर करने में जो खर्चा होगा वह खर्च भी पति को देना होगा। अगर पत्नी को वाद में मेंटेनेंस के साथ साथ जो भी वाद दायर करने में एडवोकेट की फीस होगी, ठीक हो, आने जाना खर्चा हो गया, जो भी है वो भी क्या हो 126(3) में पति को ही देना अदा करना होगा भाई, जब उसकी तो कोई आय का कोई साधन है ही नहीं। सेक्शन 127 भत्ते में परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यार, भत्ते में परिवर्तन। भत्ता बदला जा सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। भत्ते में परिवर्तन हो सको, कम भी हो सको, ज्यादा भी हो सको। भाई ज्यादा कैसे हो सको, ज्यादा ऐसे हो सको भाई, जैसे नई नई शादी हुई, शादी के बाद लड़की की सरकारी नौकरी, आपको पता सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी हो तो उसकी सैलरी क्या हो, बढ़ती जा, और जैसा मॉडर्न जमाना ऐसे में लड़की के खर्चे बढ़ते जा। तो ऐसी स्थिति में वह अगर लड़की क्या करोगी, कोर्ट में 127 की एप्लीकेशन देगी कि जी मेरे खर्चे बढ़ गए, यो हो वो हो, या फलाने की सैलरी बढ़ गई, आपने प्रूफ दे दिया, किसी पहले 25 थी या 50 होगी, ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करोगे, इसके भत्ता बदल देगी। लेकिन बड़े वो घटा भी सको, ऐसे घटा सको भाई इसकी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या किसी तरह का वो काम कर रहा था, और ऐसी स्थिति में क्या हो गया भाई, उसकी उम्र दराज आदमी ठाक हो, उसका रिटायर हो गया, या प्राइवेट में उसकी जॉब छूट गई, ठीक हो, या मजदूरी करने में असमर्थ हो गया। ऐसी चीजों में क्या करो कोर्ट, भाई अगर मजदूरी करने में जैसे एक्सीडेंट हो गया, हैंडीकैप हो गया, भाई जब इनकम ही नहीं कर रहा हो तो कहाँ तो देगा, भाई भत्ते को बंद भी कर सको। लेकिन अगर रिटायर हो गया तो अब उसकी जो पेंशन आ रही, पहले सैलरी मिली 30,000, पेंशन मिली 15,000, ऐसी स्थिति में जो उसका भत्ता था, भत्ते में घटोतरी भी हो जा, ठीक है। और 127(2) में बताया गया है कि 125 में जो भी फैसला लिया गया है उसको बदला जा सकता है, यानी कि 127 में ये दे रखा है, अगर 125 में कोई भी फैसला दे दिया किसी भी पत्नी की या बच्चे की या उन माता पिता की जो बंद गई थी, भत्ता बंद गया था, गुजारा भत्ता मंथली, उसमें उसको बदला जा सके उस आदेश को। और ये जो सेक्शन है बदलने के लिए हो, भाई बढ़ोगी या घटोगी, दो ही सिचुएशन हो बस। 125(27) को और इससे भत्ते को 127(3) में बंद भी किया जा सको। भाई किस टाइम बंद किया जा सको, मैंने बताया था आपको, या तो लड़की या पत्नी का कोई क्या हो, गैर मर्द के साथ कोई नाजायज संबंध हो, जब बंद किया जा सको, या वह लड़की बाद में तलाकशुदा, बाद में शादी कर ले, या स्वेच्छा से ही मना कर दे जी मैं और केस को बढ़ाना नहीं चाह रही, ऐसी स्थिति में क्या करोगे, कोर्ट उसके गुजारे भत्ते को बंद कर देगी। या एक और चीज है, वह लड़की अपने केस की पैरवी ही नहीं कर रही, पैरवी का मतलब कोर्ट में नहीं आ रही, अपना एडवोकेट सो पहले आ रही थी लेकिन आना बंद कर दिया, ना उसका वकील जा रहा, ना वह लेडीज जा रही कोर्ट में, ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करोगे, अदम पैरवी में उसके फाइल उसके केस को खारिज कर देगा, कोर्ट को पूरा राइट हो। सेक्शन 128 आदेश की कॉपी महिला को फ्री दी जाएगी, यानी कि कोई भी आदेश अगर 125 का हुआ, एंट्रीम का हुआ, अंतरिम जो बन जाए, अंतरिम भत्ता हो गया या वैसा भत्ता हो गया गवाही के बाद रेगुलरली, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करोगी, उसकी जो कॉपी होगी आदेश को फ्री ऑफ कॉस्ट उसे देगी। नकल सवाल को डाल को भी ले ले वकील, ऐसे नकल सवाल डाल को ही मिलो, फ्री और कॉस्ट में मिल जाए। नोट, किशोरी लाल वर्सेस शांति देवी AR 1953, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में ये बताया गया कि जो लड़का था वो लाहौर का रहने वाला था, लड़की थी जो वह भी लाहौर की थी। अब उसके बाद ऐसा हुआ, लाहौर कोर्ट ने क्या किया, उसके खिलाफ गुजारा भत्ता बांध दिया, तो लड़का कुछ साल वहां रहने के बाद आगे दिल्ली रहने लगा। फिर उन्होंने दिल्ली कोर्ट में चैलेंज किया कि जी मैं तो लाहौर, अब क्या था, जब तो मेरा पर जो भत्ता था वो लाहौर कोर्ट ने बांधा था, और मैं अब दिल्ली आकर रह रहा, मेरे को कोई देनदारी तो कोई है नहीं, क्योंकि तो लाहौर कोर्ट ने बांधा था, अपना दिल्ली में उन्होंने ठाकर सूट फाइल कर दिया। लेकिन जो दिल्ली का जो मजिस्ट्रेट था उन्होंने कहा जो वहां पर आपके खिलाफ आदेश पास हो गया भत्ते का 10,000 5,000, वो आपको भारत या कहीं भी आप चले जाओ आपको देने ही पड़ेंगे, और वही आदेश हर जगह लागू होगा, चाहे आप कहीं भी जाकर रहने लगो।
ऑल द वर्ल्ड। ठीक, पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है। पति भी, ठीक है, पत्नी तो अपने पति को कर ही सको, लेकिन पति भी अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता प्राप्त कर सको, ये नोट कर लो आप। यानी कि ऐसे ही है कि पत्नी ही अपने पति से, या माता पिता ही सो, या बच्चे सो के आदमी से, ऐसा नहीं है। व्यक्ति भी अपने माता पिता से भी, अपने बच्चे से खैर ले ही, और अपनी पत्नी से भी गुजारा भत्ता प्राप्त कर सको। एक केस आया था, निविया वीएम वर्सेस शिव प्रसाद, 14/2/2017 में केरला हाई कोर्ट ने यह पास किया था। ठीक है, केस के पति भी अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकता हो, या बच्चा भी अपने माता पिता से ले सकता हो। किस सिचुएशन में? अगर लड़का लड़की की शादी हो गई, शादी के बाद लड़का क्या था, नॉर्मल था, लेकिन क्या हुआ, लड़की गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब कर रही, उसके बाद शादी के कुछ दिनों बाद लड़का का एक्सीडेंट हो गया। ऐसी स्थिति में उसके हाथ कट गया, पांव कट गया, यानी कि वो काम करने में असमर्थ हो गया। ऐसी स्थिति में वो किसी मतलब आय का उसके पास कोई साधन नहीं है, ठीक है, वो पत्नी के ऊपर केस फाइल कर सकता हो भत्ता प्राप्त करने के लिए। या शादी के बाद वो पागल हो जा डिप्रेशन में आदमी। निविया वीएम वर्सेस शिव प्रसाद एनके, 14/2/2017 में केरला हाई कोर्ट ने इसको पास किया था आदेश को कि पति भी पत्नी से ले सकता हो भत्ता। सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि सिचुएशन में ले सको। और भत्ता हिंदू मैरिज एक्ट में 2 तरीके से वो भी पति प्राप्त कर सको। सेक्शन 24 में क्या करेगा, पति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता ले सको। सिचुएशन मैंने आपको बताई दी, सिचुएशन यही होगी कि पति कार्य करने में असमर्थ हो गया, आय का कोई साधन नहीं है, ठीक हो, ऐसी सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में भी ले सको। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का 125 में, 26, 27, 28 में, तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। और इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी मैं आपको इस बारे में बता रहा हूं। ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि लड़का लड़की या तो रिलेशनशिप में रह रहे थे। रिलेशनशिप में क्या मिलेगा आपको, कोई शादी का प्रूफ तो मिलेगा नहीं, लेकिन फोटोग्राफी, कोई वीडियोग्राफी आपको कोर्ट में देनी पड़ेगी, ठीक है, सूची सबूत के साथ। या आपकी शादी हुई तो आपको जैसे मुसलमान निकाहनामा या कोई शादी का जो है क्या बोलो शादीनामा, ठीक हो, मैरिज का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको दाखिल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ दोनों आधार कार्ड, लड़की का फोटो या बच्चों का फोटो साथ में। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये लिखना है कि भाई फला फला टाइम पर शादी हुई थी, फला फला जगह हुई थी, क्या लिया था, क्या दिया था, क्या सिचुएशन थी, जो भी है। उसके बाद आपको सारी सिचुएशन लिख को, लड़का यो काम करो, इतने पैसे कमाओ महीने में, ये उसका कारोबार हो, ये उसके घर की प्रॉपर्टी, ऐसा उसका फला का मकान हो, फला की दुकान हो, ये सब चीज आपको उसमें लिखनी पड़ेगी कि आपको क्यों परेशान कर रहा, कब से परेशान कर रहा, कब से आपको घर से निकाल दिया, ठीक हो, और कब से आप अपने घर पर रह रही, ये सब चीज आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक हो। और आपको एंड ऑफ प्रेयर करनी कि श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मैं जब से मुझे घर से निकाला है, जब से मैंने सूट फाइल किया, तब से फलाने से मुझे मानसिक गुजारा भत्ता दिलाया जाए, और साथ ही साथ जो मेरा क्या हो सूट में जो भी मेरे पर पैसे खर्च हुए वो भी मुझे फला से दिलाया जाए। उसके बाद आपको ये सूट फाइल करना, और फिर आपका जैसे भी कोर्ट देखेगी, आपके सबूत को देखेगी, जो भी आपने दिए उसके खिलाफ अपने पति के कि भाई फला इनकम का जो भी आपके पास सबूत होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका कोर्ट क्या करेगी, भत्ता बांध देगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।